स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 8 अगस्त 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया बड़ा ऐलान। कहा अब बिहार के सरकारी स्कूलों में मंत्री, विधायक और अधिकारी के बच्चे भी पढ़ेंगे। जी हाँ, दरअसल बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगले 2 सालों में बिहार के सरकारी स्कूलों को इस स्तर तक विकसित किया जाएगा कि मंत्री, विधायक और वरिष्ठ अधिकारियों के बच्चे भी वहीं पर पढ़ाई करना पसंद करेंगे। जी हाँ, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया है कि सरकारी स्कूल में आधुनिक सुविधाएं, बेहतर शिक्षण व्यवस्था और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए तकनीक आधारित शिक्षा, लाइव टीचिंग और बेहतर शैक्षणिक वातावरण पर जोर दिया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि सरकारी स्कूल निजी संस्थानों को मजबूत विकल्प बन सकेंगे। यह सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार केवल भवन निर्माण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि शिक्षण गुणवत्ता, जवाबदेही और फिर परिणामों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। जब सरकार का मानना है कि यदि सरकारी स्कूलों में भरोसा बढ़ता है तो फिर समाज के हर वर्ग के बच्चे एक समान शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों आरजेडी ने संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनाव की तैयारी को लेकर के बड़ा फैसला लिया है। पार्टी नेतृत्व ने जिला, प्रखंड, नगर और फिर पंचायत स्तर तक की कई संगठनात्मक इकाइयों को पूरी तरह से भंग करने का निर्णय लिया है। अब पूरे संगठन का पुनर्गठन नए सिरे से किया जाएगा। जब पार्टी का कहना है कि ये कदम संगठन में नई ऊर्जा लाने और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को अधिक अवसर देने के उद्देश्य से उठाया गया है। आरजेडी नेतृत्व के अनुसार नए संगठन के गठन में सक्रिय कार्यकर्ताओं और फिर युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बूथ स्तर तक अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। इसके लिए सदस्यता अभियान, संगठन विस्तार और फिर नई नियुक्तियों की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह फैसला पार्टी की रणनीतिक तैयारी का हिस्सा है। संगठनात्मक फेरबदल के बाद आरजेडी के भीतर के नई जिम्मेदारियों को लेकर की चर्चाएं तेज हो गई है। जब पार्टी नेताओं का कहना है कि पुनर्गठन के बाद संगठन पहले से अधिक मजबूत और प्रभावी भी बनेगा। आने वाले दिनों में नए पदाधिकारियों की घोषणा और संगठन विस्तार की प्रक्रिया बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बनी रह सकती है। दोस्तों बिहार सरकार ने बिहार की प्रमुख सड़कों और फिर मार्गों के नामांकन को लेकर के बड़ा फैसला लिया है। नई योजना के तहत कई महत्वपूर्ण सड़कों का नाम देश के महान संतों, महापुरुषों और प्रसिद्ध धार्मिक आस्था स्थलों के नाम पर रखा जाएगा। जब सरकार का मानना है कि इससे राज्य की सांस्कृतिक और फिर आध्यात्मिक विरासत को नई पहचान मिलेगी तथा आने वाली पीढ़ियों को इन महान व्यक्तियों और फिर स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। इस फैसले का समर्थन करते हुए विभिन्न सामाजिक और फिर धार्मिक संगठनों ने ऐसे ऐतिहासिक कदम बताया है। जहाँ विश्वामित्र सेना सहित कई संगठनों का कहना है कि लंबे समय से ऐसी मांग की जा रही थी। उनका मानना है कि सड़कें केवल आवागमन का माध्यम नहीं होती है, बल्कि वे समाज की पहचान और फिर इतिहास को भी दर्शाती है। ऐसे में संतों और फिर धार्मिक स्थलों के नाम पर सड़कों का नामकरण सांस्कृतिक सम्मान का प्रतीक होगा। वहीं पर सरकार जल्द ही उन सड़कों की सूची यानी कि लिस्ट तैयार करेगी जिनका नाम बदला जाना है या फिर नए नाम दिए जाने हैं। इस प्रक्रिया में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और फिर संबंधित विभागों की भी राय ली जाएगी। माना जा रहा है कि इस फैसले से राज्य की धार्मिक और फिर सांस्कृतिक पहचान को और अधिक मजबूती मिलेगी। दोस्तों अररिया जिला के लोक कलाकारों और फिर सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के तहत लंबित आवेदनों की जांच और स्वीकृति प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। जिला प्रशासन और फिर संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया है कि पात्र कलाकारों के आवेदन जल्द से जल्द निपटाया जाए ताकि उन्हें योजना का लाभ मिल सके। इस फैसले से जिले के कई वरिष्ठ और आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों को फायदा मिलने की उम्मीद है। योजना का उद्देश्य ऐसे कलाकारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जिन्होंने वर्षों तक लोक कला, गीत, संगीत, नृत्य, नाटक और फिर सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित रखने में योगदान दिया है। अधिकारियों के अनुसार आवेदन पत्रों की जांच के बाद योग्य कलाकारों को नियमित पेंशन राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इससे कलाकारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता मिलेगी। दोस्तों बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इस जीत को
केवल एक सीट का परिणाम नहीं बल्कि राज्य की बदलती राजनीतिक सोच और खासकर के युवाओं के रुझान से जोड़ करके देखा जा रहा है। यह जनसुराज की इस जीत ने पारंपरिक राजनीतिक दलों को भी अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। इसी बीच जेडीयू से जुड़े निशांत कुमार ने कहा है कि युवाओं को राजनीति और संगठन में अधिक अवसर देने की जरूरत है। उनका मानना है कि आज का युवा केवल वादों से नहीं बल्कि काम और फिर परिणाम से प्रभावित होता है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक दलों को नई पीढ़ी की अपेक्षाओं को समझना होगा और फिर उन्हें नेतृत्व की मुख्य धारा में शामिल करना होगा। जब बांकीपुर के नतीजों ने यह संकेत दिया है कि युवा मतदाता अब निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बांकीपुर का परिणाम आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में जेडीयू समेत सभी प्रमुख दल युवाओं प्रथम बार मतदान करने वालों और फिर शहरी मतदाताओं पर विशेष ध्यान देने की तैयारी में जुट गई है। आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में युवा नेतृत्व और फिर रोजगार जैसे मुद्दे और फिर अधिक प्रमुखता से उभर सकते हैं। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार में 9 अगस्त से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान 2026 मनाया जाएगा। इस बार अभियान को विशेष रूप से वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने की थीम से जोड़ा गया है। राज्य सरकार और फिर विभिन्न विभागों की ओर से पूरे बिहार में तिरंगा यात्रा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रभात फेरी और जागरूकता अभियान आयोजित किए जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार अभियान का उद्देश्य देशभक्ति की भावना को मजबूत करना और युवाओं को स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास से जोड़ना है। स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों और फिर सार्वजनिक स्थलों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। जिन लोगों से अपने घरों और फिर प्रतिष्ठानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की गई है। सरकार का कहना है कि इस दौरान बिहार के सभी जिलों में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने के अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े विषयों पर प्रदर्शनी, प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी। अभियान को सफल बनाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई है। दोस्तों, बिहार सरकार ने बिहार के पात्र परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। यह सरकार का लक्ष्य 15 अगस्त तक करीब 11 लाख नए राशन कार्ड जारी करने का है। इसके लिए सभी जिलों के अधिकारियों को लंबित आवेदनों का तेजी से निपटारा करने और नए आवेदनों की प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार जिन परिवारों के पास अभी तक राशन कार्ड नहीं है वे ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान आधार कार्ड, परिवार के सदस्यों की जानकारी, निवास प्रमाण पत्र और फिर अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। दस्तावेजों की जांच के बाद पात्र पाए जाने वाले परिवारों को नया राशन कार्ड जारी किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ना है। राशन कार्ड मिलने के बाद लाभार्थियों को रियायती दरों पर खाद्यान्न और फिर अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। प्रशासन को ये भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित न रहे। दोस्तों, बिहार में लगातार हो रही बारिश और नेपाल से आने वाली पानी के कारण कोसी और फिर बागमती नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। जब खगड़िया जिले के चौथम क्षेत्र में बाढ़ की आशंका गहराने लगी है, जिसके बाद प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। नदी किनारे बसे गांव में लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के अनुसार तटबंधों की सुरक्षा को लेकर के विशेष निगरानी की जा रही है। संवेदनशील स्थानों पर इंजीनियरों और फिर कर्मचारियों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति से समय रहते निपटाया जा सके। प्रशासन ने संभावित प्रभावित क्षेत्रों में राहत और फिर बचाव की तैयारी शुरू कर दी है। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव एक बार फिर से अपने बयान को लेकर के चर्चा में हैं। जहां हाल ही में उन्होंने अपने पिता और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से दूरी को लेकर के भावुक प्रतिक्रिया दी है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि विधाता ने जो लिखा है वही होगा और हर व्यक्ति को अपने भाग्य के अनुसार जीवन में आगे बढ़ना पड़ता है। तेज प्रताप यादव ने अपने बयान में परिवार और फिर रिश्तों का जिक्र करते हुए कहा कि समय के साथ परिस्थितियां बदलती रहती है लेकिन सम्मान और फिर प्रेम हमेशा बना रहता है। उनके इस बयान को राजनीतिक और फिर पारिवारिक दोनों नजरियों से देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी उनके बयान को लेकर के काफी चर्चा हो रही है। राजनीतिक जानकारों में तेज प्रताप यादव के इस भावुक बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने किसी विवाद पर सीधे टिप्पणी नहीं की है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश और बिहार के यात्रियों के लिए रेलवे ने बड़ी राहत की घोषणा की है। बढ़ती यात्री संख्या और फिर त्योहारों के दौरान होने वाली भीड़ को देखते हुए एक नई स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। रेलवे का कहना है कि इस विशेष ट्रेन के संचालन से यात्रियों को कंफर्म सीट मिलने में सुविधा होगी और लंबी वेटिंग की समस्या भी कम होगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार स्पेशल ट्रेन निर्धारित रूट पर प्रमुख स्टेशनों से होकर के गुजरेगी। इसके संचालन का उद्देश्य यात्रियों को बेहतर यात्रा सुविधा उपलब्ध कराना और नियमित ट्रेनों पर दबाव कम करना है। जब ट्रेन के समय
स्टॉपेज और फिर संचालन की विस्तृत जानकारी रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट और फिर संबंधित स्टेशनों पर उपलब्ध कराई जाएगी। यात्रियों से अपील की गई है कि यात्रा की योजना बनाने से पहले ट्रेन का समय, रूट और फिर सीट उपलब्धता जरूर जांच लें। रेलवे ने उम्मीद की है कि नई स्पेशल ट्रेन के शुरू होने से यूपी और फिर बिहार के लाखों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा और यात्रा पहले की तुलना में अधिक सुविधाजनक होगी। दोस्तों, बिहार की राजनीति में मंत्री दीपक प्रकाश को लेकर के चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच ये सवाल उठ रहा है कि उनका वर्तमान पद कितने समय तक सुरक्षित रहेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी महीनों में आरएलएम और फिर एनडीए की राजनीति में बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं, जिनका असर दीपक प्रकाश की राजनीतिक भूमिका पर भी पड़ सकता है। चर्चा इस बात को लेकर भी है कि भविष्य में आरएलएम का भारतीय जनता पार्टी में विलय होगा या फिर उपेंद्र कुशवाहा कोई अलग राजनीतिक रास्ता चुनेंगे। हालांकि अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से इस संबंध में आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन बिहार की सियासत में चल रही अटकलों ने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव और फिर गठबंधन की रणनीति को देखते हुए कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। ऐसे में दीपक प्रकाश, उपेंद्र कुशवाहा और एनडीए की राजनीति पर भी सभी की नजरें बनी हुई है। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर में एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां पर स्कूली बच्चे अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर उतर आए। सोशल मीडिया पर इसे जेन अल्फा प्रोटेस्ट का नाम दिया जा रहा है। जानकारी के अनुसार बच्चों और फिर अभिभावकों ने स्कूल के विलय यानी कि मर्जर के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और सड़क जाम करके अपनी नाराजगी जताई। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना था कि स्कूल के मर्जर से उनकी पढ़ाई प्रभावित होगी और उन्हें दूर जाकर के पढ़ाई करनी पड़ेगी। इस मुद्दे को लेकर के स्थानीय लोगों और फिर अभिभावकों ने भी बच्चों का समर्थन किया है, जब विरोध के दौरान प्रशासन से फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। इस घटना ने लोगों का ध्यान इसलिए भी खींचा क्योंकि आमतौर पर इस तरीके के आंदोलनों में बड़े लोग शामिल होते हैं, लेकिन इस बार स्कूली बच्चों ने अपनी आवाज़ बुलंद की है। सोशल मीडिया पर भी इस प्रदर्शन की खूब चर्चा हो रही है। दोस्तों, बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत के बाद उन्हें लेकर के राजनीतिक प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही है। इस बीच अभिनेता और सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रशांत किशोर की खुल करके तारीफ की है। उन्होंने कहा कि मौजूदा राजनीतिक माहौल में प्रशांत किशोर बिहार के लिए आशा की किरण बनकर के उभरे हैं और युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रशांत किशोर की जीत को बिहार की राजनीति में एक सकारात्मक संकेत बताया है। उन्होंने कहा कि जनता बदलाव चाहती है और प्रशांत किशोर ने अपने काम और फिर सोच के दम पर लोगों का विश्वास हासिल किया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने उन्हें नई पीढ़ी का प्रतिनिधि और बिहार के भविष्य की उम्मीद बताया है। जब उनसे प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव की तुलना को लेकर के सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपने मशहूर अंदाज में खामोश कह करके जवाब दिया। जब उनके इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है और इसे बांकीपुर उपचुनाव के बाद बदलते राजनीतिक समीकरणों से जोड़ करके देखा जा रहा है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा शासन और जन समस्याओं के समाधान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के उपयोग पर दिए गए बयान के बाद सोशल मीडिया पर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि एआई की मदद से जनता की समस्याओं की पहचान और समाधान की प्रक्रिया को अधिक तेज और प्रभावी बनाया जा सकता है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से भी एआई और फिर डिजिटल तकनीक का अधिक उपयोग करने की अपील की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने तरह तरह की प्रतिक्रियां दी हैं। जब कुछ लोगों ने इसे तकनीक आधारित बेहतर प्रशासन की दिशा में सकारात्मक कदम बताया है, जबकि कई यूजर्स ने मजाक के अंदाज में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर एआई इतना सक्षम है तो एक एआई मुख्यमंत्री भी होना चाहिए। इसी तरह की टिप्पणियां और मीम्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे हैं। दरअसल बात यह है कि सरकार का यह कहना है कि एआई का उपयोग योजनाओं की निगरानी, राशन कार्ड वितरण और प्रशासनिक कार्यों को अधिक पारदर्शी बनाने में किया जा रहा है। आने वाले समय में बिहार में एआई आधारित शिक्षा और प्रशासनिक परियोजनाओं को भी विस्तार देने की तैयारी है। दोस्तों, बिहार के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। बिहार सरकार ने सड़क और फिर पुल निर्माण परियोजनाओं के लिए नाबार्ड के साथ महत्वपूर्ण करार किया है। इस समझौते के तहत बिहार को लगभग 21,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मिलने का रास्ता साफ हुआ है। सरकार का कहना है कि इस राशि का उपयोग ग्रामीण और फिर शहरी क्षेत्रों में सड़क संपर्क बेहतर बनाने तथा नए पुलों के निर्माण किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार इस योजना से राज्य के कई ऐसे इलाके लाभान्वित होंगे जहाँ पर अब तक बेहतर सड़क और फिर पुल सुविधाओं का अभाव रहा है।
जहाँ नई परियोजनाओं के पूरा होने से गांव और फिर शहरों के बीच संपर्क मजबूत होगा, आवागमन आसान होगा और फिर व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार का दावा है कि इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। राज्य सरकार ने कहा है कि विकास कार्यों को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। सड़क और पुल निर्माण की इन परियोजनाओं को बिहार के समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आने वाले वर्षों में इन योजनाओं का लाभ लाखों लोगों तक पहुंचने की उम्मीद है और राज्य के परिवहन नेटवर्क में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दोस्तों, हैंडलूम को बढ़ावा देने को लेकर के बिहार की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। आरजेडी ने सरकार और फिर जनप्रतिनिधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग जनता से हैंडलूम वस्त्र अपनाने की अपील कर रहे हैं, उन्हें सबसे पहले स्वयं हैंडलूम के कपड़े पहन करके उदाहरण पेश करना चाहिए। राजद का कहना है कि केवल अपील करने से नहीं बल्कि व्यवहार में अपनाने से ही स्थानीय बुनकरों और हस्तकरघा उद्योगों को लाभ मिलेगा। जब पार्टी नेताओं का कहना है कि बिहार में हजारों परिवार हैंडलूम उद्योग से जुड़े हुए हैं और उनकी आजीविका इसी पर निर्भर करती है, ऐसे में यदि जनप्रतिनिधि और फिर अधिकारी खुद हैंडलूम उत्पादों का उपयोग करेंगे तो इससे लोगों के बीच सकारात्मक संदेश जाएगा और स्थानीय उत्पादों की मांग बढ़ेगी। राजद ने सरकार से बुनकरों के लिए विशेष योजनाएं और फिर बाजार उपलब्ध कराने की भी मांग की है। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। हैंडलूम उद्योग को बढ़ावा देने को लेकर के विभिन्न दल अपनी अपनी राय रख रहे हैं। वहीं पर बुनकर समुदाय का मानना है कि यदि स्थानीय उत्पादों को सरकारी स्तर पर प्रोत्साहन मिले तो फिर उद्योग को नई पहचान और मजबूती मिल सकती है। दोस्तों, बिहार में औद्योगिक विकास को नई गति देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में विभिन्न कंपनियों के साथ लगभग 51,600 करोड़ रुपए के निवेश संबंधित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकार का दावा है कि इस निवेश से बिहार में उद्योगों का विस्तार होगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। सरकार के अनुसार स्टील, न्यूक्लियर एनर्जी, टेक्सटाइल, फार्मा और फिर अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में बड़े निवेश प्रस्ताव आए हैं, जहाँ खासतौर पर स्टील सेक्टर में कई बड़ी कंपनियों की रुचि दिखाई गई है, जिसके चलते बिहार को भविष्य में एक प्रमुख स्टील हब के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि निवेश परियोजनाओं को जल्द जमीन पर उतारने के लिए प्रशासनिक स्तर पर तेजी से काम किया जाएगा। जब सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं से प्रत्यक्ष और फिर अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और फिर बिहार की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। दोस्तों, बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत के बाद बिहार की राजनीति में नए समीकरणों पर चर्चा तेज हो गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस जीत ने विपक्षी राजनीति में एक नए चेहरे को मजबूत पहचान दी है। कई राजनीतिक पर्यवेक्षकों का दावा है कि लंबे समय से तेजस्वी यादव को बिहार के प्रमुख युवा नेता के रूप में स्थापित करने की रणनीति चल रही थी, लेकिन प्रशांत किशोर के उभार ने इस समीकरण को चुनौती दे दी है। प्रशांत किशोर अब केवल चुनावी रणनीतिकार नहीं बल्कि एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि के रूप में सामने आए हैं, जहां उनकी बढ़ती लोकप्रियता और फिर जनसुराज की सक्रियता को बिहार की राजनीति में एक नए विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनका प्रभाव और बढ़ सकता है। हालांकि ये राजनीतिक विश्लेषकों और फिर दावों का विषय है, लेकिन इतना तय है कि बांकीपुर का परिणाम बिहार की राजनीति में नई बहस और फिर नए नेतृत्व की संभावनाओं को जन्म दे चुका है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि आने वाले समय में तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर फिर अन्य दल इस बदलते राजनीतिक माहौल में कैसी रणनीति अपनाते हैं। दोस्तों, पटना के IGIMS अस्पताल में उस समय हंगामे जैसी स्थिति बन गई जब स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे मंत्री निशांत कुमार के सामने मरीजों और फिर उनके परिजनों ने अपनी शिकायतों की झड़ी लगा दी। एक महिला ने भावुक होकर के आरोप लगाया है कि उनकी मां का इलाज सही तरीके से नहीं किया गया और बिना BP जांचे पाइप लगा दी गई, जिसके बाद उसकी जान चली गई। इस शिकायत के बाद मौके पर मौजूद अधिकारियों में भी हलचल मच गई। अस्पताल में मौजूद कई अन्य मरीजों और फिर परिजनों ने भी डॉक्टरों की उपलब्धता, इलाज में देरी और फिर सुविधाओं की कमी को लेकर के नाराजगी जाहिर की है। लोगों ने मंत्री के सामने खुल करके अपनी समस्याएं रखी है और अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। मंत्री ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए जांच कराने और फिर आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया है। इस दौरान अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर के कई सवाल उठे हैं। मंत्री निशांत कुमार ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मरीजों की शिकायतों का जल्द समाधान किया जाए और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए ठोस कदम उठाया जाए। दोस्तों, बिहार में ग्रामीण सड़क निर्माण परियोजनाओं को गति देने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।
अब जमीन की कमी के कारण कोई भी ग्रामीण सड़क परियोजना नहीं रुकेगी। ग्रामीण कार्य विभाग ने निर्णय लिया है कि जहां सड़क निर्माण के लिए सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं होगी, वहां जरूरत पड़ने पर रैयतों से जमीन खरीद करके सड़क बनाई जाएगी। सरकार का मानना है कि कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाएं केवल भूमि विवाद या फिर उपलब्धता की कमी के कारण वर्षों से लंबित है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद गाँवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के वाले मार्गों का निर्माण तेजी से पूरा किया जा सकेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन, व्यापार और फिर आपातकालीन सेवाओं को का भी लाभ मिलेगा। विभाग के अधिकारियों के अनुसार भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शिता बनाया जाएगा ताकि प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा मिल सके। दोस्तों, नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश का असर बिहार के कई जिलों में दिखाई देने लगा है। कोसी, बागमती, गंडक और फिर अन्य नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे उत्तर बिहार के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा गहराने लगा है। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में अलर्ट जारी रहने पर करके निगरानी बढ़ा दी है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से 1 दर्जन घटना भी सामने आई है, जहाँ पर तेज बहाव में एक युवक अपनी माँ के सामने ही नदी में बह गया। यह घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है। स्थानीय प्रशासन और फिर राहत दलों द्वारा खोजबीन की जा रही है, लेकिन लगातार बारिश और फिर तेज बहाव के कारण बचाव कार्य में कठिनाई आ रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की संभावना जताई है। प्रशासन ने भी नदी किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने, सुरक्षित स्थानों पर जाने और अफवाहों से बचने की अपील की है। कई जिलों में तटबंधों की निगरानी बढ़ा दी गई है और फिर आपदा प्रबंधन विभाग को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार इन दिनों अपनी राजनीतिक सक्रियता के साथ साथ एक निजी सवाल को लेकर भी चर्चा में हैं। पटना में एक कार्यक्रम के दौरान जब उनसे मार्च 2027 में शादी को लेकर के सवाल पूछा गया तो मुस्कुरा दिए और कुछ क्षणों के लिए शर्माते हुए नजर आए। उनका ये रिएक्शन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने उनसे शादी की संभावनाओं को लेकर के सवाल किया था। हालांकि निशांत कुमार ने इस पर कोई भी सीधा जवाब नहीं दिया और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। उनके इसी अंदाज ने लोगों का ध्यान खींच लिया और सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। फिलहाल उनकी शादी को लेकर के कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, इसीलिए मार्च 2027 में शादी की चर्चा केवल अटकलों और फिर सार्वजनिक चर्चाओं तक ही सीमित है। लेकिन उनके वायरल रिएक्शन ने इस विषय को बिहार की राजनीतिक चर्चाओं में जरूर जगह दिला दी है। दोस्तों, बिहार में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने बिहार के 19 जिलों में तेज बारिश, आंधी और फिर वज्रपात की संभावना जताई है। कई इलाकों में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है, जबकि निचले क्षेत्र में जलभराव की स्थिति भी बन सकती है। लोगों को अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलने और फिर सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर बिहार और फिर सीमांचल के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। बिजली गिरने की घटनाओं को देखते हुए किसानों, मजदूरों और फिर खुले मैदान में काम करने वाले लोगों को विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। प्रशासन ने भी आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट मोड पर रखा है। विशेषज्ञों का कहना है कि नेपाल क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश का असर बिहार के नदियों और फिर मौसम पर पड़ रहा है। दोस्तों, दिल्ली और बिहार के बीच यात्रा करने वाले लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। छठ पर्व से पहले दिल्ली सरकार बिहार के 6 प्रमुख शहरों के लिए नई AC लग्जरी बस सेवा शुरू करने की तैयारी में है। इस योजना का उद्देश्य त्योहारों के दौरान ट्रेनों पर बढ़ने वाले दबाव को कम करना और यात्रियों को आरामदायक विकल्प उपलब्ध कराना है। प्रस्तावित बस सेवा के तहत दिल्ली को पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर से सीधा जोड़ा जाएगा। शुरुआती चरण में 50 से 70 तक आधुनिक AC बसें चलाई जा सकती है। सरकार का दावा है कि इन बसों का किराया निजी बसों की तुलना में किफ़ायती रखा जाएगा, जिससे आम यात्रियों को बड़ा फायदा मिलेगा। दोस्तों, भरत तिवारी मामले को लेकर के बिहार की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। जब भरत तिवारी की मां आशा देवी ने प्रशांत किशोर के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें कथित रूप से आर्थिक मदद या फिर किसी भी तरीके के प्रस्ताव की बात कही थी। उन्होंने साफ कहा है कि उनका परिवार न्याय की मांग को लेकर के नेताओं के पास गया था, किसी प्रकार की आर्थिक सहायता मांगने नहीं। जब आशा देवी ने कहा है कि उनके परिवार का उद्देश्य केवल अपने बेटे के मामले में निष्पक्ष जाँच और फिर न्याय हासिल करना है। उन्होंने प्रशांत किशोर पर लगाए गए दावों को गलत बताते हुए कहा कि यदि कोई उनके परिवार के नाम पर झूठे आरोप लगाया या फिर बयान दे रहे हैं तो फिर उसे सबूत पेश करना चाहिए। जब परिवार के अन्य सदस्यों ने भी ऐसे दावों का विरोध किया है और फिर इसे परिवार की छवि खराब करने की कोशिश बताया है। इस बयान के बाद मामला राजनीतिक रूप से और संवेदनशील हो गया है।
दोस्तों, एक भाजपा विधायक अपनी बेटी के साथ सोशल मीडिया पर लाइव आए और भावुक होकर के अपनी आप बीती सुनाई। लाइव के दौरान विधायक और उनकी बेटी दोनों की आंखों में आंसू थे। उन्होंने आरोप लगाया है कि जिस व्यक्ति से परिवार का रिश्ता जुड़ा था उसने अपनी असली पहचान छिपा करके धोखाधड़ी की। परिवार का दावा है कि आरोपी पहले भी कई शादियां कर चुका है और उसने रिश्ते के नाम पर लोगों को ठगने का काम किया है। इस मामले के सामने आने के बाद इलाके में काफ़ी चर्चा शुरू हो गई है। लाइव वीडियो में विधायक की बेटी ने कहा है कि परिवार ने भरोसा करके रिश्ता किया था, लेकिन बाद में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। परिवार का आरोप है कि आरोपी ने अपनी वैवाहिक और फिर व्यक्तिगत जानकारी छिपाई, जिससे उन्हें मानसिक और फिर सामाजिक परेशानी का सामना करना पड़ा। दोस्तों, बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को विधान परिषद का सदस्य यानी कि एमएलसी बनाए जाने के बाद फिलहाल उनके मंत्री पद पर मंडारा संकट टल गया है। राज्यपाल द्वारा मनोनयन के बाद अब वे संवैधानिक रूप से मंत्री पद पर बने रह सकते हैं। हालांकि राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ये राहत अस्थायी नहीं बल्कि सीमित समय के लिए है। रिपोर्ट्स के अनुसार दीपक प्रकाश का वर्तमान कार्यकाल मार्च 2027 तक ही माना जा रहा है, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी को आने वाले कुछ महीनों में फिर से राजनीतिक चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, किशनगंज में 2028 से पहले मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा, ये कहना है ठाकुरगंज विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल का। उनका दावा है, उन्होंने कहा है कि 200 बेड से अस्पताल और 200 एमबीबीएस सीटों का टारगेट होगा। जी हां, किशनगंज और पूरे सीमांचल के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। वर्षों से मेडिकल कॉलेज की मांग कर रहे लोगों का इंतजार अब खत्म हो सकता है। ठाकुरगंज विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल ने दावा किया है कि साल 2028 से पहले ठाकुरगंज में मेडिकल कॉलेज का अपना सपना साकार हो जाएगा। आखिर इस परियोजना से सीमांचल के लोगों और फिर छात्रों को क्या क्या फायदा होंगे, आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल बात है कि किशनगंज और पूरे सीमांचल क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी उम्मीद की खबर सामने आई है। ठाकुरगंज विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल ने घोषणा की है कि साल 2028 से पहले ठाकुरगंज में मेडिकल कॉलेज की स्थापना का सपना साकार होगा। उनका कहना है कि राज्य सरकार इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर के गंभीर है और सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा किया जा रहा है। विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल के अनुसार प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के साथ 200 बेड का आधुनिक अस्पताल भी बनाया जाएगा। यह अस्पताल केवल किशनगंज ही नहीं बल्कि पूरे सीमांचल के लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का नया केंद्र बनेगा। लंबे समय से यहाँ के मरीज गंभीर बीमारी होने पर पूर्णिया, सिलीगुड़ी, पटना या फिर दूसरे बड़े शहरों का रुख करने को मजबूर रहते हैं। ऐसे में मेडिकल कॉलेज और फिर अस्पताल बनने से लोगों को अपने ही जिले में बेहतर इलाज मिलने की उम्मीद बढ़ जाएगी। गोपाल कुमार अग्रवाल ने बताया है कि मेडिकल कॉलेज शुरू होने के बाद हर साल लगभग 200 एमबीबीएस सीटों पर नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। इससे सीमांचल के क्षेत्रों को अपने क्षेत्र में ही मेडिकल की पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा। अब तक मेडिकल शिक्षा के लिए छात्रों को दूसरे जिलों और राज्यों का रुख करना पड़ता था, जिससे आर्थिक बोझ भी पड़ता था। विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल ने कहा कि ये परियोजना केवल स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि पूरे क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के संचालन से डॉक्टर, नर्स, तकनीकी कर्मचारी, फार्मासिस्ट और फिर अन्य स्टाफ के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। यह साथ ही आसपास के इलाकों में व्यापार, होटल, परिवहन, किराए के मकान और फिर अन्य सेवाओं का भी तेजी से विस्तार होगा। दोस्तों, किशनगंज सीएचसी विवाद में डॉक्टर अखलाकुर रहमान आरोप मुक्त हो गए हैं। परमंडलीय जांच में सभी आरोप निराधार पाए गए हैं। दरअसल बात यह है कि किशनगंज के ठाकुरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि सीएचसी में तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अखलाकुर रहमान पर लगे आरोपों का विवाद समाप्त हो गया है। पूर्णिया के प्रमंडलीय आयुक्त ने महीनों चली जाँच के बाद उन्हें सभी आरोपों से आरोप मुक्त कर दिया है। जांच में महिला स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा लगाए गए आरोप बिल्कुल भी निराधार पाए गए हैं। महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने डॉक्टर अखलाकुर रहमान पर मानसिक प्रताड़ना, अनुचित व्यवहार और वेतन से अवैध कटौती जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। इन आरोपों के बाद अस्पताल परिसर में विरोध प्रदर्शन हुए थे और ये मामला स्वास्थ्य मंत्री तक भी पहुंचा था। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह की खबरें देखने के लिए, अगर आप फॉलो नहीं किए हैं तो। दरअसल किशनगंज जिले के ठाकुरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े लंबे समय से चर्चा में रहे विवाद का अब प्रशासनिक स्तर पर पटाक्षेप हो गया है। पूर्णिया प्रमंडल के आयुक्त ने विस्तृत जांच रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अखलाकुर रहमान को सभी आरोपों से आरोप मुक्त घोषित कर दिया है। गौरतलब है कि कुछ महीनों पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने डॉक्टर अखलाकुर रहमान पर मानसिक प्रताड़ना, अनुचित व्यवहार और वेतन से अवैध कटौती जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। इन आरोपों को लेकर के अस्पताल परिसर में विरोध प्रदर्शन भी हुआ था और मामला स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंच गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए
जिला प्रशासन ने पहले प्रारंभिक जांच कराई। इसके बाद प्रमंडलीय स्तर पर विस्तृत जांच के आदेश दिए गए। जांच के दौरान शिकायतकर्ता, स्वास्थ्यकर्मियों, अस्पताल के कर्मचारियों और फिर अन्य संबंधित पक्षों के बयान दर्ज किए गए। साथ ही उपलब्ध दस्तावेजों और फिर अभिलेखों की भी विस्तार से जाँच की गई ताकि पूरे मामले की निष्पक्ष पड़ताल हो सके। पूर्णिया प्रमंडल के उप निदेशक कल्याण द्वारा तैयार की गई जांच रिपोर्ट प्रमंडलीय आयुक्त को सौंपी गई है। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि डॉक्टर अखलाकुर रहमान के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी है। जांच में आरोप प्रमाणित नहीं पाए गए और उन्हें आधारहीन तथा निराधार बताया गया है। इतना ही नहीं, जांच रिपोर्ट में यह भी अनुशंसा की गई है कि ठाकुरगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए डॉक्टर अखलाकुर रहमान को फिर से योगदान कराया जाए। दोस्तों, असम में बाढ़ से ट्रैफिक प्रभावित हो गई है। 25 ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। वहीं पर 4 पैसेंजर ट्रेनें रद्द कर दी गई है। अगर आप किशनगंज, सीमांचल या फिर पूर्वोत्तर भारत की ओर ट्रेन से सफर करने के लिए योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। असम में लगातार हो रही भारी बारिश और फिर बाढ़ ने रेल यातायात को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। कई प्रमुख ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है, जबकि कुछ पैसेंजर ट्रेनें पूरी तरह से रद्द कर दी गई है। ऐसे में यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जरूर जांच लें। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से डिटेल्स। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। अगर आप फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कर लीजिए। दरअसल बात यह है कि असम में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और फिर बाढ़ का असर अब रेल सेवाओं पर भी साफ दिखाई देने लगा है। पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण रेल मार्गों पर जल भराव की स्थिति बनने के बाद रेलवे प्रशासन ने कई ट्रेनों के परिचालन में बड़ा बदलाव किया है। जहाँ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के तिनसुकिया मंडल अंतर्गत सिमालुगुड़ी रेलखंड पर भारी जल भराव और फिर बाढ़ जैसी स्थिति के कारण रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 25 महत्वपूर्ण ट्रेनों का मार्ग बदल दिया गया है। इसके अलावा 4 पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन फिलहाल पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। इस फैसले का असर उन यात्रियों पर भी पड़ेगा जो किशनगंज, कटिहार, न्यू जलपाईगुड़ी, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और पूर्वोत्तर के अन्य क्षेत्रों की यात्रा करने वाले हैं। यह मार्ग परिवर्तन की वजह से कई ट्रेनों के आने और फिर जाने के समय में भी बदलाव हुआ है, जिससे यात्रियों को अतिरिक्त समय लग सकता है। वहीं पर रेलवे अधिकारियों के अनुसार सिमालुगुड़ी रेलखंड और फिर पटरियों के आसपास पानी भर जाने के कारण सामान्य परिचालन सुरक्षित नहीं माना गया। यही वजह है कि राजधानी एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस समेत कई महत्वपूर्ण एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों को वैकल्पिक मार्ग से चलाया जा रहा है। इन ट्रेनों को नॉर्थ लखीमपुर, रंगापारा नॉर्थ, रंगिया और फिर न्यू बोंगाई गांव के रास्ते चलाया जा रहा है। वहीं पर स्थानीय रेल सेवाएं भी प्रभावित हुई है। रेलवे ने तिनसुकिया जोरहाट टाउन पैसेंजर, जोरहाट टाउन तिनसुकिया पैसेंजर और सिमालुगुड़ी डिब्रूगढ़ पैसेंजर ट्रेनों को निर्धारित तिथियों के लिए रद्द कर दिया गया है। दोस्तों, किशनगंज में अवैध लॉटरी का कारोबार लगातार जारी है। करोड़पति बनने का सपना दिखाकर के गरीबों से वसूली की जा रही है। पूरे नेटवर्क की जांच की मांग की जा रही है। जी हाँ, किशनगंज में अवैध लॉटरी का कारोबार एक बार फिर से चर्चा में है। पुलिस की कार्रवाई और फिर करोड़ों रुपए के टिकट जब्ती के होने के बावजूद शहर के कई इलाकों में खुलेआम लॉटरी टिकट बिकने के आरोप लग रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर इस कारोबार के पीछे कौन लोग हैं और कार्रवाई के बाद भी यह धंधा क्यों नहीं रुक रहा है। आइए इस खबर के बारे में जानते हैं विस्तार से डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल किशनगंज जिले में अवैध लॉटरी के कारोबार को लेकर के एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जहां स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस और प्रशासन की लगातार कार्रवाई के बावजूद भी शहर के कई इलाकों में आज भी खुलेआम अवैध लॉटरी टिकट बेचे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि इस धंधे का सबसे बड़ा शिकार गरीब मजदूर और फिर रोज कमाने खाने वाले लोग बन रहे हैं, जिन्हें रातों रात करोड़पति बनने का सपना दिखा करके उनकी मेहनत की कमाई लॉटरी में लगवाई जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार हलीम चौक, महेश बतना, पिपला चौक, कजलामनी, रुईधासा, धर्मगंज, मस्तान चौक और ब्लॉक चौक समेत कई इलाकों में लंबे समय से अवैध लॉटरी टिकटों की बिक्री जारी है। आरोप है कि इस कारोबार से जुड़े लोग प्रतिदिन बड़ी संख्या में टिकट बेच करके मोटी कमाई कर रहे हैं, जबकि अधिकांश लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि जल्द ही अमीर बनने की उम्मीद में कई परिवार अपनी जमा पूंजी और फिर रोज की कमाई तक गंवा देते हैं। इसका असर उनके परिवार की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है और कई बार कर्ज जैसी समस्याएं भी सामने आती है। कुछ स्थानीय सूत्रों का दावा है कि इन टिकटों की आपूर्ति पश्चिम बंगाल की या कानकी क्षेत्र से की जाती है। हालांकि इस दावे की अभी तक किसी सरकारी एजेंसी ने पुष्टि नहीं की है और इसकी सत्यता जांच का विषय है।
दोस्तों अगर आप भी यूपीआई यूज करते हैं, यानी कि फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे यूपीआई ऐप यूज़ करके पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि अभी तक तो आप फ्री में इसको यूज़ कर रहे थे, लेकिन ये फ्री का दौर अब ख़त्म होने वाला है। अब आपको पैसे देने होंगे, तभी आप फ़ोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम जैसे ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, नए कानून से लोगों की चिंता बढ़ गई है। जैसे कि आपको पता है कि लगभग सभी लोग हर रोज़ हज़ारों नहीं लाखों रुपए फ़ोन पे, गूगल पे जैसे यूपीआई ऐप्स के माध्यम से ट्रांजैक्शन करते हैं, पैसे भेजते हैं और रिसीव करते हैं। लेकिन अब इसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। अभी तक तो आप तो फ्री में इसको एंजॉय कर रहे थे, फ्री में फ़ायदा उठा रहे थे, लेकिन ये जल्द ही फ्री वाली स्कीम ख़त्म होने वाली है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल रोजाना पेमेंट के लिए यूपीआई इस्तेमाल करने वालों के लिए एक जरूरी खबर है। लोकसभा ने एक बिल पास किया है जो भविष्य में यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाने का रास्ता बनाता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि यूपीआई पेमेंट पर तुरंत चार्ज लगना शुरू हो जाएगा। अभी के लिए यूपीआई पहले की तरह ही फ्री रहेगी। इस नए कानून से सरकार को जरूरत पड़ने पर कुछ डिजिटल पेमेंट पर चार्ज लगाने का अधिकार मिल जाता है। अब सवाल है कि क्या यूपीआई के लिए चार्ज लगेगा? अभी आम लोगों के लिए यूपीआई पूरी तरह से फ्री रहेगी, मुफ्त रहेगा। सरकार ने कोई नया चार्ज नहीं लगाया है। कानून में सिर्फ बदलाव किया गया है ताकि सरकार भविष्य में, यानी कि आने वाले समय में ये तय कर सके कि किन डिजिटल पेमेंट पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू होना चाहिए, यानी कि एमडीआर लागू होना चाहिए, और किन पर नहीं। मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी कि एमडीआर क्या है, ये भी आपके मन में सवाल आ रहा होगा। दोस्तों बांस की खेती करके आप हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए कमा सकते हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोग बांस की खेती करते हैं अभी भी, लेकिन पैसे नहीं कमा पाते हैं, जो कि पारंपरिक तरीके से खेती की जाती है, जिसकी वजह से पैसे नहीं कमा पाते हैं। लेकिन अब नियम बदलने वाले हैं। अब बांस की खेती से लाखों रुपए आप कमा सकते हैं। यह दुनिया में बदलाव सबसे बड़ी सच्चाई है, तो आपको पता है जलवायु में तेजी से हो रहे परिवर्तन से जो क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ है वो है खेती। ऐसे में इसको लाभकारी बनाए रखने के लिए यहाँ भी बदलाव जरूरी है। बांस की खेती उनमें से एक है। राष्ट्रीय बांस मिशन योजना के तहत बिहार के करीब 27 जिलों में बांस की खेती के प्रति पारंपरिक सोच को खत्म करते हुए इसको बढ़ावा देने की पहल शुरू की गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि अनुपयोगी और फिर बंजर जमीन का पर भी इसमें बेहतर उपयोग किया जा सकता है। उद्यान विभाग की ओर से चलाए जा रहे इस विशेष ड्राइव से किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, समस्तीपुर समेत बिहार के कुल 27 जिलों के हजारों किसान सीधे तौर पर लाभ हासिल कर पाएंगे। आपको बता दूं कि जहां तक किशनगंज जिले की बात करें तो किशनगंज जिले यहां पर योजना के अंतर्गत कुल 25 हेक्टेयर क्षेत्र में बांस लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए निजी क्षेत्र की भूमि होगी। उच्च घनत्व बांस रोपण करने वाले किसानों को सरकार की ओर से 50% अनुदान देने का फैसला किया गया है। यदि स्थिति इससे अलग होती है, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र और फिर सरकारी कृषि फार्मों में बांस लगाए जाते हैं, तो फिर 100% अनुदान के साथ पौधे लगाए जाएंगे। जी हाँ, इतना ही नहीं, किसानों के लिए एक और सुविधा की बात इस योजना में है। वे चाहे तो अपने खेत की मेड़ों पर भी बाउंड्री प्लांटेशन के रूप में बांस लगा सकते हैं। इस स्थिति में भी 50% सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र किसानों को न्यूनतम 10 पौधे 150 रुपये प्रति पौधे के अनुदानित दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के अनुसार अनुदान की राशि एक मुश्त नहीं मिलेगी। पहले वर्ष 60%, दूसरे वर्ष 40% के रूप में मिलेगी। एक ही परिवार में पति और पत्नी दोनों इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यदि देखा जाए तो फिर ये अन्य योजना से पूरी तरह से अलग है। उन योजना में तो पति और पत्नी को एक परिवार का हिस्सा मान करके किसी एक को ही लाभ दिया जाता है। दूसरी योजना में इसमें अलग अलग भूमि होने तथा अलग एलपीसी होने पर पति पत्नी दोनों इसका लाभ ले सकते हैं। इच्छुक किसानों को उद्यान विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर के डीबीटी पंजीयन संख्या और जमीन की रसीद के साथ आवेदन करना होगा। इस योजना को पूरी तरह से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर रखा जाएगा, इसीलिए किसानों को समय पर आवेदन करने की सलाह दी गई है। अब सवाल है कि इसकी लागत और शुद्ध निवेश क्या होगा। तो आपको बता दूं कि योजना में कम से कम 10 डिसमिल जमीन में बांस की खेती की बात कही गई है। इसको शुरू करने के लिए लगभग 60 से 70 पौधे की आवश्यकता होती है। इस क्षेत्रफल में खेती के लिए पौधे, खाद और मजदूरी सब कुछ को मिला दिया जाए तो फिर प्रथम वर्ष की कुल अनुमानित लागत 8 से 10 हज़ार रुपये आती है। 50% सब्सिडी का लाभ मिलने के बाद किसान को अपनी जेब से केवल 4 से 5 हज़ार रुपये तक ही लगाने पड़ते हैं। अब इस फसल से लाभ के गणित को समझा जाए।
बांस की फसल चौथे वर्ष से कटाई के लिए तैयार हो जाती है और एक बार लगाने पर ये अगले 40 से 50 वर्षों तक निरंतर उपज देती है। चौथे वर्ष के बाद 10 डिसमिल के प्लांट से प्रति वर्ष औसतन 250 से 300 बांस प्राप्त होते हैं। यह सभी प्रकार के रखरखाव और फिर कटाई खर्च निकालने के बाद किसान को 10 डिसमिल भूमि से प्रति वर्ष 38,000 रुपये तक का शुद्ध लाभ प्राप्त होता है। इस तरह से देखा जाए तो फिर बांस की खेती एक बार का निवेश है, बीच में थोड़ी बहुत ही मेहनत देखभाल के लिए करनी होती है, इसके बाद आय शुरू हो जाती है, यानी कि पैसे आना शुरू हो जाता है, फिर सब कुछ बेहतर हो जाता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में 10 नए पुलों के निर्माण की पहल किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने रखी है। जी हाँ, पहल की है। दरअसल किशनगंज लोकसभा क्षेत्र से वर्षों से लंबित पुल निर्माण की मांग को लेकर के सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री को पत्र भेज करके 10 महत्वपूर्ण पुल परियोजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति देने का अनुरोध किया। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल किशनगंज और सीमांचल के लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। बरसात के दिनों में जिन नदियों को पार करने के लिए आज भी लोगों को जान जोखिम में डालनी पड़ती है, वहां पर अब पुल निर्माण की उम्मीद जगी है। किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के 10 महत्वपूर्ण स्थानों पर नए पुल बनाने की मांग को लेकर के सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने बिहार सरकार को प्रस्ताव भेजा है। अगर इन परियोजनाओं को मंजूरी मिलती है तो फिर हजारों लोगों की वर्षों पुरानी समस्या का समाधान हो सकता है। सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री को पत्र भेज करके लोकसभा क्षेत्र के 10 महत्वपूर्ण स्थानों पर पुल निर्माण योजनाओं को प्रशासन को स्वीकृति देने का अनुरोध किया है। सांसद डॉक्टर जावेद आजाद का कहना है कि सीमांचल का बड़ा हिस्सा नदियों से घिरा हुआ है। खास करके बरसात और फिर बाढ़ के मौसम में कई गांवों और पंचायतों का संपर्क जिला, अनुमंडल और प्रखंड मुख्यालय से पूरी तरह से कट जाता है। ऐसे में लोगों को नाव के सहारे जान जोखिम में डाल करके नदी पार करनी पड़ती है। इसका सबसे अधिक असर मरीजों, विद्यार्थियों, किसानों, व्यापारियों और फिर आम ग्रामीणों पर पड़ता है। प्रस्तावित पुलों में किशनगंज जिले के पोठिया प्रखंड के निस्तीपुर घाट पर महानंदा नदी, दिगल बैंक के पलसा घाट पर कनकई नदी, टेरागाज के सुहिया घाट पर रतवा नदी, किशनगंज प्रखंड की कनफलिया पंचायत स्थित महानंदा नदी तथा टेरागाज के फुलवड़िया पंचायत क्षेत्र को शामिल किया गया है। इसके अलावा पूर्णिया जिले के बायसी प्रखंड के आसजा, मबेदा, सौतीतोला, मथुरापुर, नवाबगंज, चटनीहाट मार्ग और गोपालपुर घाट के साथ साथ बैसा प्रखंड के रियाज अली धार तथा डगरुआ प्रखंड के गोरिया घाट पर भी पुल निर्माण का प्रस्ताव भेजा गया है। सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने अपने पत्र में कहा है कि इन पुलों के निर्माण को केवल आवागमन ही आसान नहीं होगा, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, व्यापार और रोजगार से जुड़े गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी। बाढ़ के समय राहत एवं बचाव कार्यों में भी काफ़ी सुविधा होगी और आपातकालीन सेवाएं प्रभावित नहीं होगी। उन्होंने पथ निर्माण विभाग से इन सभी परियोजनाओं की तकनीकी और फिर प्रशासनिक स्वीकृति जल्द देने का अनुरोध किया है।